फाइन। सो एक तो हमें ये भी पता है कि चलो जरूरी है योगा टीचर्स के लिए। क्या आपको लगता है कि खाली योगा टीचर्स के लिए जरूरी है एनाटॉमी जानना? नहीं, हम जो भी लोग समानव देह है ना, समानव देह सबके लिए जरूरी है। एनाटॉमी तो हमको सबको जानना पड़ेगा। अगर हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपना बेसिक फंक्शनिंग ये वो सब नहीं पता है ना, तो चांसेस है कि हम लोग और ज्यादा हैरान होंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, वो लोग जो बोलेंगे हमको तो कुछ समझने वाला नहीं है। हम बोलेंगे जो तेरे को समझ रहा है वो कर, है ना, हमको कुछ भी पता नहीं है आपके बॉडी के बारे में। तो अपने लिए क्या बेटर रहेगा, वी शुड नो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक्स एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, है ना। और ये हमने स्कूल से भी ट्राई किया था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से हम लोग अटक गए, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज था, इतना सारा पढ़ने का था, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ये सब बहुत ग्रीक एंड लैटिन एंड कौन से लैंग्वेज के सब वर्ड्स है, कुछ समझ में नहीं आते। ठीक है, हम लोग कुछ ट्राई करेंगे कि पहले उसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, पहले से थोड़ा सा उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का सेशन शुरुआत करते हैं वर्ड एनाटॉमी से। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सब लोग थोड़ा सा नोट्स लिखते जाना। एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर, टू मतलब टू स्टडी द स्ट्रक्चर, दैट इज एनाटॉमी। तो अगर मैं एनाटॉमी ऑफ द सेल बोल रहा हूँ तो देन आई एम स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि सेल कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका उसका दीवार कैसा रहेगा, उसका अंदर क्या रहेगा बाहर क्या रहेगा, वो सब एनाटॉमी ऑफ द सेल हो गया। अगर मैं एनाटॉमी ऑफ द नोज बोल रहा हूँ तो मैं नोज के बारे में, एनाटॉमी मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, कितने उसके अंदर लेयर आते हैं, कितना उसके अंदर अंदर बाहर का पूरा सब मैं वो स्टडी करता हूँ। एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैं पूरे सिस्टम का स्टडी कर रहा हूँ। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ठीक है, और नंबर 1 लिख के ले लो, एनाटॉमी स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी मतलब क्या, फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन। मैं आपको उसका स्पेलिंग भी दे देता हूँ, आई नो बिकॉज सम पीपल मे नॉट बी कंफर्टेबल विथ ऑल द स्पेलिंग्स, है ना। तो ये हो गया फिजियोलॉजी का स्पेलिंग। फिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो समझ में तो आ गया कि सेल कैसा दिखता है, कि नाक कैसा दिखता है, लेकिन वो काम क्या करता है। तो जनरली ये दोनों एक साथ साथ चलेंगे। एनाटॉमी भी सीखना है, साथ साथ में फिजियोलॉजी भी सीखना है, दोनों अलग अलग से काम के नहीं है। क्या करेंगे खाली उसका स्ट्रक्चर जान के, है ना, या फिर खाली कोई आपको फंक्शन बोल रहा है उसका स्ट्रक्चर का मालूम नहीं है तो नहीं काम में आएगा। तो बोथ शुड बी लर्न टुगेदर, एनाटॉमी ऑल्सो फिजियोलॉजी ऑल्सो। क्लियर? ओके। अभी कभी कभी होता है कि हमारा लीवर जो है, अभी हमने को लीवर का फिजियोलॉजी पता चल गया, लीवर क्या काम करता है। अभी लीवर का पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या, कि अगर मुझे कोई लीवर का प्रॉब्लम हो गया, अगर मुझे फैटी लीवर हो गया, अगर मुझे हेपेटाइटिस हो गया, तो मेरा लीवर में चेंज क्या होगा, वो जानने का जो प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। फंक्शनिंग में चेंज, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। ओके, एक हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। Okay, pathophysiology is seen when there So is a change in can the you functioning. Yes, Amisha. pathophysiology का वापस एक बार I'm just writing down. So can you just repeat? Pathophysiology is change in the functioning because of the disease. Because of the disease, पहले मेरा लीवर ये काम कर रहा था, आफ्टर गेटिंग द डिसीज अभी मेरा लीवर ऐसा ऐसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, व्हाटएवर। करेक्ट, दैट इज अ पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख के ले लो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि आपका बॉडी बना किससे है। क्या लगता है आपको, सब माया है? ठीक है, लेट अस कम टू द एक्चुअल पॉइंट। सब माया नहीं है, बेसिकली हमारा बॉडी बना है बहुत सारे सेल्स, बोन्स। हाँ, बोन से, सेल से, मसल से, ग्लैंड से, सब हमारा बॉडी बहुत सारी चीजों से बना है, राइट। लेकिन अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, उसको तोड़ते जाएंगे, तो आपको क्या बचेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ऐसे ही सब बचने वाला है, वह बाकी कुछ नहीं है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है ना। एटम से अलग 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 एटम्स है, वो सब मिल करके एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखो एटम, एटम मिल करके एलिमेंट बनाते हैं। ओके, बाद में अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं, जैसे H2O, बाद में उसके साथ में ग्लूकोज मिलेगा, उसके साथ में ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब मिल करके एक सेल बनाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स विल फॉर्म सेल। ऐसा अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेल का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल का डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। हमारा पूरा शरीर करोड़ों करोड़ों सेल से ही बना हुआ है। तो सेल का डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आपके लिए मैंने चैट में भी डाल दिया है, दोज हु वांट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। मतलब हमारा सॉरी ऑफ लाइफ नहीं, ऑफ बॉडी। बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूरा सिर्फ सेल के कारण से है। अभी मैं जो भी बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, गा सकता हूँ, पचा सकता हूँ, जो भी मेरे अंदर हो रहा है वो सब सेल के कारण ही हो रहा है। ओके, तो सारा फंक्शन, सारा स्ट्रक्चर सिर्फ सेल के कारण है। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। अगर आपको कोई भी पूछेगा तो दिस इज हाउ। अच्छा, तो टिश्यू क्या रहता है? टिश्यू आपने सुना रहेगा, राइट? टिश्यू बहुत सारी बार टिश्यू 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 नाम आता है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कोई अलग चीज नहीं है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। मतलब जैसे कि कोई एक लड़का रहेगा तो आप बोलेंगे एक लड़का, लेकिन अगर बहुत सारे लड़के रहेंगे तो आप उसको लड़के का एक ग्रुप बोलोगे, है ना। वैसे ही एक सेल रहेगा तो आप उसको सेल बुलाओगे, अगर बहुत सारे सेल रहेंगे तो आप उसको टिश्यू बुलाओगे। तो टिश्यू इज नथिंग डिफरेंट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ओके, कैसा वाला ग्रुप ऑफ सेल? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन। ओके, so tissue is group of cell having similar structure, similar function. Okay, बाकी के लोग, if you are anyways listening to the lecture, you can might as well keep your video on so that it becomes a proper interactive session. Okay, so group of cell having similar structure, similar function. Example मैं आपको बोलता हूँ, देखो मेरे आंखों के अंदर जो सेल है वो क्या काम करते हैं? देखने का। ओके, मेरे आंखों के सेल कभी सूंघने का काम कर सकते हैं क्या? नो। ऐसे मेरे नाक के अंदर का जो सेल है वो तो कभी देखने का काम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नाक के सेल आंख से अलग है, आंख के सेल नाक से अलग है ना। आंख और नाक के सेल मेरे स्किन से अलग है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अपना बॉडी है ना, अलग अलग वैरायटी के सेल से बना है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे राइट नाक का और लेफ्ट नाक का अंदर का टिश्यू मतलब सेल सेम टाइप का है, तो मैं क्या बुलाऊंगा? मेरे नाक के टिश्यू, स्किन के टिश्यू, आंख के टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या? सारे सेल आंख के जो भी कोई देखने का काम करता है वो सब मिला करके एक टाइप ऑफ टिश्यू हो गया। क्लियर हो गया? तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन। तो कल से अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी आपको अगर टिश्यू बुलाएगा तो आपको याद है कि टिश्यू मतलब सेल ही है, टिश्यू कोई भी अलग चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सेल का डेफिनेशन, टिश्यू का डेफिनेशन, एनाटॉमी का डेफिनेशन, फिजियोलॉजी का डेफिनेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी मूव अहेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मैंने बहुत सारे कार्बन को, हाइड्रोजन को, सबको मिला करके मैंने एलिमेंट बनाया। बहुत सारे एलिमेंट को मिक्स कर करके मैंने एक सेल बनाया। ओके, ऐसे अलग 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 सेल को मिला करके मैंने टिश्यू बनाया। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसा 50 सेल मिला करके एक टिश्यू बन गया। सूंघने का टिश्यू, देखने का टिश्यू वगैरह। ओके, सो राइट डाउन ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू। ऐसे अलग अलग टिश्यू
ओके अभी मेरे नाक के अंदर तो सूंघने वाले भी है, वैसे जो नाक के अंदर जो ऐसा वो जो लिक्विड जो पैदा होता है, तो वो जो लिक्विड पैदा करने वाले अलग टिश्यू है ना। फिर जो मेरे जो अंदर का जो ऐसा कवरिंग करते हैं वो अलग टिश्यू है, जो अंदर के जो ऐसे बाल आते हैं वो अलग टिश्यू है। नाक के अंदर कितने सारे टिश्यू है ना। सो अलग अलग टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। तो राइट डाउन, टिश्यू मल्टीपल टिश्यू मिला करके ऑर्गन बनाते हैं। Am I going too fast or it is okay? Fine, nice. So, Sir, yeah, so it will be group of cells and tissues together make organs? tissue is only cell, no? So you can just write group of tissue make organ. Okay. तो एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू रहेंगे, कोई कोई टिश्यू जो खाली कवरिंग का काम करेगा, कोई कोई टिश्यू है जो कुछ सीक्रेट करेगा, कोई कोई टिश्यू है जो सूंघने का काम करेगा। अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू मिला करके एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑर्गन मिला करके एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे मेरा नाक हो गया, मेरा श्वास नली हो गया, है ना, मेरे फेफड़े हो गए, मेरे फेफड़े, श्वास नली, नाक सब मिला करके कौन सा सिस्टम बना? Respiratory. रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझा? तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिला करके एक सिस्टम बनता है। वापस एक बार बोलता हूँ जो लोग को नहीं समझा। मेरा मुंह है, अन्न नड़ी है, फिर जो मेरा स्टमक है, उसके बाद में जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, साइड में लीवर आ गया, पेंक्रियाज आ गया, ये सब आ गया, सब मिला करके मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ओके, तो टाइप ऑफ अलग 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 ऑर्गन मिला करके एक सिस्टम बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे अलग अलग सिस्टम मिला करके एक बॉडी बनता है। अलग 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 सिस्टम मिला करके एक बॉडी बनता है। Sir, can you repeat the same thing again? Yeah, group of Explanation, yeah. tissue will make a organ. Group of organ मतलब अलग अलग variety of organ together will make one system, and अलग अलग सिस्टम मिला करके एक बॉडी बनता है। एक बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी सिस्टम्स डू वी हैव इन द बॉडी? अभी तक का समझा, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द बॉडी। ओके, नाउ वी गो अहेड एंड वी कंटिन्यू विद द हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन द बॉडी। सो कौन कोई एक सिस्टम का नाम बताते जाओ। एवरीवन रेज योर हैंड। यस, अतुल परमार। अच्छा, मेरा और एक सजेशन रहेगा, ऑलवेज यू हैव टू नेम योरसेल्फ। जब भी आप, अभी तो ठीक है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, बट यू हैव टू राइट योर नेम इन योर दिस थिंग, यू नो, यू हैव टू, आपको उसको अपना नाम डाल देना है। सैमसंग या अपने बच्चे का नाम ऐसा मत रखना, तो हमको भी थोड़ा इजी रहेगा आपको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। सो अतुल परमार, यू कैन स्टार्ट। मध्यमा टू वाले। Yeah, so we have different systems like digestive system, respiratory. Okay, one. Okay, digestive system. Okay, Neha. Nervous system. हाँ? Nervous system. Nervous system. Okay, शालिनी जी। शालिनी जी, digestive system. बढ़िया। रेस्पिरेटरी होगा, डाइजेस्टिव हो गया, नर्वस हो गया। यस, नेक्स्ट। मुग्धा जी। सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत अच्छा। बेला जी। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत अच्छा। आप लोग को ऑलरेडी इतना सब आता है, कौन बोल रहे हैं आपको नहीं आता है? यस, आरती जी। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, क्या बात है। यस, संगीता जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वंडरफुल। शर्मिला जी। रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत अच्छा। अभी कौन सा बाकी है? सर कार्डियोवैस्कुलर है क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओके। और कोई? Musculoskeleton. मस्कुलोस्केलेटन, उसका तो हम लोग, मैं काफी देर से राह देख रहा था, योगा वाले को मस्कुलोस्केलेटल भी Musculoskeleton. बढ़िया। ओके,
अच्छा अभी मैं आपको इसका ना एक क्विक वाला ट्रिक बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखने का, है ना। तो ट्रिक बरोबर से आप सुन लो। अच्छा हमारा जो पूरा बॉडी बना है वो बेसिकली किससे बना है, मसल्स एंड बोन से बना है। तो वो तो आपको याद रखने का। एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, मतलब हड्डियां, ओके, तो लिखो स्केलेटल सिस्टम। दूसरा हड्डियों को हिलाने वाला कौन है, तो मसल्स। तो दूसरा सिस्टम का नाम लिखो मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों जोड़ी में याद रखने का, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। क्लियर, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अब तीसरा लिखो जो हम लोग खाते हैं, तो खाने वाले को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये दोनों को साथ में याद रखो, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी। ओके, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है जो हमने खाना खाया, ओके, उसके साथ में अपने को रेस्पिरेशन भी करना है, ब्रीदिंग करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 नंबर का हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अभी जो भी रेस्पिरेशन किया, जो भी खाना खाया, वो पूरे बॉडी में घुमाना पड़ेगा, है ना। तो घुमाएगा कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का और एक नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ही और एक नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो पूरा घुमाने का काम करेगा। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक नाम क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब जो हमारे आंतड़े रहते हैं, इंटेस्टाइन, वो। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसका अलग अलग नाम है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी कभी कोई लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई भी बोल देते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 6। ओके, अभी 2 कंट्रोल सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब क्या, तो ब्रेन, और ब्रेन के सारे नर्व्स, स्पाइन, स्पाइन के सारे नर्व्स, जो भी ये पूरा नर्वस सिस्टम है वो सब कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, तो वो नर्वस सिस्टम हो गया। ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, तो आपने सुना रहेगा कि थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। ग्लैंड का सबका नाम सुना है, जो सब हार्मोन बनाते हैं। तो ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, थायराइड इज अ एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे सिर के अंदर एकदम सेंटर में, अगर मैं यहाँ से बिंदी लगाने वाला सेंटर में जाऊं, आगे से पीछे वाला सेंटर में जाऊं, कान के ऊपर से, फिर यहाँ से ऊपर से अगर एकदम सेंटर से अंदर जाऊंगा ना, तो बीच में वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है ना। और योगा में भी बाय चांस हम लोग वही मानते हैं कि वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो हमारा मास्टर वाला चक्र है। क्या चक्र का नाम पता है किसको, यहाँ पे सेंटर में रहेगा वो, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। सर आप ये लोग को कोर्स क्यों करा रहे हो, ये लोग को ऑलरेडी सब कुछ आता है। ऑलरेडी यू ऑल नो सो मच, नाइस, गुड गुड, आई So अप्रिशिएट। hypothalamus is master or pituitary is master? हाँ, अभी वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, है ना। सारे बाकी के बॉडी के ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, तो पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज अ मास्टर ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स। लेकिन मास्टर का भी तो कोई ना कोई मास्टर रहेगा ना, तो पिट्यूटरी का मास्टर है हाइपोथैलेमस। ओके, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि सारे ग्लैंड का मास्टर कौन कौन सा ग्लैंड है, तो ऑलवेज इट इज पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी का भी मास्टर रहेगा हाइपोथैलेमस। तो ये सब ग्लैंड्स का नाम है। ओके, ये सब एंडोक्राइन के अंदर आएगा। तो एक होता है जिसको हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम बोल देते हैं। ये सब सेम है, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम सेम है। यहां तक समझा, ओके। अभी और एक है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सिंगल में आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको 2 तरह का याद रखना पड़ेगा, मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपको 10 टोटल याद रखने का आएगा। 11वां एलिमेंट आपको याद रखना है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम,
लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो पैरेलल वाला और एक सर्कुलेशन को मैनेज करने वाला सिस्टम है। मतलब पूरे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, लिक्विड का, है ना, तो ब्लड तो एक जरिया हो गया, पूरा सर्कुलेशन को मैनेज करता है ब्लड। ऐसा उसके पैरेलल में और भी एक सिस्टम है जो अभी तक हमको शायद कई लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। मैं इसका नाम डाल देता हूँ, ओके, लिम्फेटिक। डज इट हेल्प? लिम्फेटिक आ गया आपके सामने? यस, लिम्फेटिक सिस्टम। नहीं, मैंने ये डायरेक्ट डाला है, वेट ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कोई लोग क्या है ना, मुझे मैसेज डाल देते हैं ना, तो मैं जब डालता हूँ कुछ भी रिप्लाई तो वो एक ही जन को जाता है। अभी आपको आ गया क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये है, वो भी एक सर्कुलेशन करने वाला सिस्टम है। ये क्या है बाद में जानेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस फाल्गु जी। सर लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए उस पे, क्या उसका फंक्शन कैसे होगा? करेक्ट। तो वो जैसे कि हमारा बाथरूम संडास का जो पानी रहता है, जो हमारा किचन का पानी रहता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा एक पाइपलाइन रहता है। वो पाइपलाइन पर्टिकुलर तरीके से सभी बिल्डिंग का सब कुछ वो कनेक्ट होकर के पूरा उसका एक पाइपलाइन अलग रहता है। लेकिन हमारे रोड के साइड में जो बारिश आता है उसका जो एक गटर का सिस्टम रहता है ना, वो सेकंड और एक गटर का सिस्टम रहता है। वहां पर हमारा टॉयलेट का पानी वहां पे नहीं जाता है। नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे रोड के ऊपर जो भी साइड में है वो सब जगह से बास ही बास आएगा, बदबू आएगा, राइट। इसके लिए रेन वाटर का सिस्टम अलग रहेगा और किचन वाला जो ड्रेनेज है वो अलग रहेगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई गंदा अच्छा वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर भी डबल सिस्टम है सर्कुलेशन का। एक है जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है और एक है जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसका अंदर भी लिक्विड जैसा ही द्रव्य सर्कुलेट होता है, जो ओपन स्पेस से शुरू होता है। बाहर का बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है वहां से वो ड्रेनेज करना शुरू कर देता है और उसके अंदर हमारे प्रोटेक्शन वाले भी सेल्स रहते हैं, जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं। अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट्स रहते हैं जो हमारे शरीर का व्हाइट ब्लड सेल का जो पार्ट रहता है ना, व्हाइट ब्लड सेल का काम है प्रोटेक्शन करना, वो भी उसके अंदर रहता है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। तो ब्लड के अंदर भी थोड़े से व्हाइट ब्लड सेल है, वो हमारा आर्मी है, सबके साथ में फाइटिंग करता है। वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी सर्कुलेशन का काम है और उसके अंदर भी हमारा आर्मी है, ओके। उसका नाम है लिम्फेटिक। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, अलग अलग नाम रहता है उसका, और वो भी सब हमको वो प्रोटेक्ट करता है। सिंस अभी आप लोग थेरेपी कर रहे हो तो मैं आपको और एक टिप देता हूँ, बरोबर टिप सुन के रखना। अच्छा, मेरा स्टडी का स्टाइल कैसा है पता है? मैं अपने बुक के अंदर है ना, ऊपर का जो हम लोग उसको हाशिया बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ वी कॉल इट इन हिंदी, ऊपर का वो जो लाइन रहता है ना, नहीं तो फिर नीचे का 5 लाइन में मैं कुछ नहीं लगता हूँ। आई डोंट राइट माई नॉर्मल बुक। उसमें जो ऐसा सब टिप आता है ना, टिप, वो सब लिखता हूँ जो मेरे को लगता है अच्छा ऐसा होता है, वो वहां पे रख देने का, लिख के रख देने का। तो आपके सारे पेजेस में वहां वाला जो चीज रहता है वो आपके लिए स्पेशल रहेगा, वो आपके दिमाग को ऐसे ब्लिंक कराएगा, ओके। सेकेंड ऑप्शन, आपको जितने भी फैकल्टीज रहेंगे ना, सारे लोग बहुत एजुकेटेड है, वो सब लोग बहुत सब एग्जामिनर्स है वगैरह वगैरह, वो लोग आपको टिप देंगे कि ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पीछे और एक सेक्शन बना के रखो, वहां पे सेक्शन बना के रखो क्वेश्चन आंसर फॉर द एग्जाम। तो जो भी कुछ आपको बोलेंगे ना क्वेश्चन या आपको आप एग्जाम में पूछते हो, तुरंत पीछे घुमा करके वहां पे लिख देने का, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम आते आते आपके पास ऐसे 50 क्वेश्चन रेडी रहेंगे। पर आपको पता है जो लोग आपका सेशन लेने वाले, जैसे मैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एग्जामिनर फॉर द QCI एग्जाम, फॉर द YCB एग्जाम्स बेसिकली। तो हम लोग सबको पता रहता है हम लोग क्या क्या पूछ सकते हो, हम आपको सब टिप देते रहेंगे, आपको पीछे लिखते जाना है। यहाँ तक क्लियर है? या ग्रेट, लेट अस नाउ मूव अहेड। या Sir, so lymphatic system is just responsible for circulation, not for any kind of excretion or something. नहीं, excretion मतलब basically the main role is not the excretion, it is draining lot of liquid, okay, it is draining lot of liquid plus it is giving protection, okay। तो उसका काम immunity का भी है, protection का भी है, drainage का भी है, okay।
So can we say that if we like जैसे योगा में हम लोग particular आसन में रहते, we sweat a lot. तो can it be put under this system or not? Excretory system में ही आएगा, वो lymphatic में नहीं स्वेटिंग आएगा. अलग है, स्वेटिंग अलग है, लिम्फेटिक सिस्टम अलग है। लिम्फेटिक सिस्टम एक पाइपलाइन है जिसमें से वो पाइपलाइन में से लिक्विड पास होने वाला है। स्वेटिंग तो हम लोग ऐसे ही पूरे बॉडी में से करते रहते हैं ना, सो डोंट मिक्स अप। सर जस्ट वन क्वेश्चन, तो फिर लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड्स आते हैं। ओके, जैसे जो अपना जो पाइपलाइन रहता है उसके अंदर बीच बीच में ऐसे वो जो ढक्कन आते हैं ना, उसका ऐसे चेम्बर खुलता है बीच बीच में, जैसे वो पंपिंग का पूरा पाइपलाइन रहता है तो पंपिंग के पाइपलाइन के बीच में उसका पंपिंग स्टेशन आ जाता है, वैसा कुछ लिम्फ नोड्स रहता है। लिम्फ नोड्स आर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ वेसल्स रहते हैं उसमें बीच बीच में लिम्फ नोड्स रहते हैं एंड दे वर्क लाइक अ पुलिस चौकी। तो मैं आपको जो टिप दे रहा था वो ऐसा था कि कैंसर किसको होता है, तो वो लोग कैंसर का जो स्प्रेडिंग होता है वो थ्रू द लिम्फ चैनल भी हो सकता है, एंड वो जो लिम्फ चैनल में से जो स्प्रेड होता है तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लिम्फ नोड के वहां पे अटकता है, वहां पे उसका एनलार्जमेंट होता है। तो डॉक्टर्स विल ऑलवेज से कि ये फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, थर्ड स्टेज कैंसर है। वो कैसे बोलते हैं, तो वो लोग लिम्फ नोड्स को टारगेट करते हैं, वो चेक करते हैं कि कितना लिम्फ नोड का एंगेजमेंट हो रहा है, उसके ऊपर से वो लोग चेक करते हैं, दे कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हाट इज द स्टेज ऑफ योर कैंसर। इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आज तक हमने कभी उसको अंडर एस्टिमेट करके रखा था। लेकिन बाबा ये तो बॉस निकला, मतलब कैंसर जैसे भी बीमारी का अगर हमें सही में अगर एजुकेशन चाहिए, वी शुड स्टडी ऑल दिस इन डिटेल, है ना। So can you repeat about the lymph nodes again? आपको है ना लिम्फ नोड्स का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा चैप्टर आएगा, तभी हम लोग और डिटेल में कराएंगे, डोंट वरी। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू वन ओवरऑल आइडिया। ओके, आई नो, आई लाइक दिस काइंड ऑफ एंथुसियाज्म। जब भी अभी देखो आप लोगों को सबको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया ना एनाटॉमी पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट आपको आएगा ना तो आपको एनाटॉमी थ्रू आउट फटाफट आप एकदम अच्छे से पढ़ लोगे। यस प्रीति। हाँ सर, अगर हम लोग शीर्षासन करते हैं तो ब्रेन की तरफ ब्लड जाता है, तो वो ये लिम्फेटिक सिस्टम के रिलेटेड है? नहीं, वो ब्लड जा रहा है तो ब्लड के हिसाब से है, ऐसे लिम्फ भी तो ब्रेन की तरफ ही पास होगा ना, क्योंकि अगर मैंने दो ट्यूब के अंदर कुछ भी रखा है तो इसमें से नीचे जाता है तो इसमें से भी नीचे जाएगा, तो ब्लड जैसे ब्रेन की तरफ जाएगा वैसे लिम्फेटिक सिस्टम का भी ब्रेन की तरफ ही जाएगा। ओके सर, लेकिन वो ब्रेन की तरफ वो डायरेक्टली एंटर नहीं होता है, ना ही ब्लड होता है ना ही लिम्फ होता है, बिकॉज पूरा का पूरा वेनस सर्कुलेशन किधर आता है, हार्ट की तरफ आता है। हम लोग बोलते हैं ब्लड की तरफ, हमारा पैर का ब्लड कभी भी सिर की तरफ नहीं जाएगा, पैर का ब्लड हार्ट में आएगा, वहां से घूम करके फिर ब्रेन की तरफ जाएगा, है ना। ओके यस सर ये चैनल्स का नाम क्या है जिसमें से लिम्फ घूमता है? लिम्फ चैनल्स। अच्छा, हाँ, lymph channels and then lymphatic glands. ओके right? ओके ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको 11वां सिस्टम बताया था लिम्फेटिक सिस्टम। ओके 12 नंबर पे देखो ऑल द सेंस ऑर्गन्स, जैसे आंख, नाक, कान, स्किन, है ना, ये सब सेंस ऑर्गन, 5 इंद्रियां जो हैं वो 5 सेंस ऑर्गन कम अंडर द 12 टॉपिक। ये आपका टॉपिक नंबर करके याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी है, सारे ऑर्गन्स आपको पता होने चाहिए। ओके तो अभी आप जो भी कुछ सीखोगे ना, आपको ये 12 पॉइंट के अंदर में सीख करके याद रखने का, कौन सा चीज कौन सा टॉपिक के अंदर आता है आपको बराबर याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? ओके चलो एक काम करते हैं, एक दो लाइन लिखते जाते हैं हर एक सिस्टम के लिए। तो बोन्स का काम क्या है, तो स्ट्रक्चर देना है ना, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक स्ट्रक्चर देता है। अभी आप इमेजिन करो, आपका बॉडी अगर बोन्स के बिना का होता तो आपका शेप कैसा होता, एक थैली के अंदर आ जाता था, फुटबॉल के जैसा, ऐसा गोल मटोल कैसे भी, राइट। तो बोन्स से इसके लिए हमको ऐसा एक मस्त शेप मिला है। सो बोन्स आर गिविंग अस द शेप, प्लस मूवमेंट के लिए भी अच्छा है बोन्स, है ना। बोन्स शेप देता है, मूवमेंट देता है, और क्या करता है बोन्स के अंदर बनता कौन सा सेल है, यू नो, बोन्स आर मेकिंग लॉट ऑफ सेल्स।
तो हमारा जो ब्लड सेल्स है ना वो बोन्स के अंदर बनते हैं, बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं। वो पूरा फैक्ट्री अंदर है, कभी हमने खोल के देखा नहीं है, बट देयर इज अ बिग फैक्ट्री रनिंग इनसाइड द बोन्स, जो जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो के अंदर हमारा रेड ब्लड सेल बनता है, व्हाइट ब्लड सेल बनता है, जो भी आपको याद है ना, ये सब अंदर ही बनता है। इसके लिए किसको भी अगर ब्लड कैंसर हो गया, इसका मतलब उसका ब्लड का सेल नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसको किधर प्रॉब्लम है, बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है अभी आपको कैसे आपको सोचना पड़ेगा? यस Sir, any kind of only blood cancer will affect. So I mean, bone marrow is related to blood cancer that way. देखो सिंपल है हमेशा, अगर किसको आरबीसी की एकदम कम बन रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है, शायद उसका बोन मैरो में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी तो हो सकता है कि बाबा आरबीसी के लिए उसने आयरन खाया ही नहीं है बच्चे ने, तो उसका आरबीसी कहाँ से बनने वाला है। तो आपको सोचना, जब भी आपको एक मेडिकल जब आप पर्सन के हिसाब से जब आप सोचते हो ना, तो आपको सारा उसका एस्पेक्ट देखना है कि अगर उसको ये है तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, है ना। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। जैसे अगर मेरे को हेडेक हो रहा है, तो मेरे को हेडेक होने का कारण मेरे को ज्यादा पित्त हो गया है, या तो मेरे को कैंसर भी तो हो सकता है ना। तो अगर मैंने पित्त के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया, 2 दिन किया, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बार बार आ गया, तो इसका मतलब मेरे को पित्त नहीं है और कुछ है। तो ये जो और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, जब हम सोचते जाते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हेन यू आर डूइंग द डायग्नोसिस ऑफ द पर्सन। तो एक सिम्टम का बहुत सारा कारण हो सकता है, वो सबके बारे में सोचना पड़ता है, बाद में आपको उसका रियल, उसका रूट कॉज मिलता है। Okay, sir. Yeah. Okay, so yes, so now ये मैं आपको बोल रहा था, सबका हम लोग एक शॉर्ट में लिख के लेते हैं। तो पहला है स्केलेटल सिस्टम, मूवमेंट करता है, स्ट्रक्चर देता है, और उसके अंदर हमारे सारे सेल्स बनते हैं। ठीक है, अभी मसल के ऊपर आ जाते हैं। मसल का काम क्या है, मूवमेंट करना, है ना। अलग अलग तरह से पूरा मूवमेंट करवाता है बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, बाहर के बॉडी के स्ट्रक्चर को, राइट। तो मूवमेंट करना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो मसल का और एक काम है कि वो जब भी हमारा बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है, तो मूवमेंट के कारण से वो गर्मी देता है। हाथ पैर का मूवमेंट हो गया तो थोड़ा गर्मी आ गया, है ना। कुछ नहीं है तो अगर हम बैठे हुए हैं तो क्या होएगा, होने लगता है। उससे भी हमारे अंदर बेसिकली तो गर्मी पैदा होता है, जैसे जैसे हमारा वाइब्रेशन होता है तो गर्मी पैदा होता है, राइट। तो गर्मी देता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। हमने एप्पल खा लिया, एप्पल से उसने क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब अलग अलग बॉडी को दे दिया। उसमें से बाद में बॉडी को जो बनाने का था, आंख का सेल बनाया, मसल का सेल बनाया, बोन्स का सेल बनाया, है ना, स्पर्म सेल बनाया, कुछ भी उसने बनाया, जो भी उसको जरूरत पड़ा वो सब उसने बना दिया। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इतना ही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी, तो एक्सक्रीटरी का काम क्या है, जो भी कुछ नई काम का है वो सारा वेस्ट को निकाल देना। ओके, बेसिकली खाने वाला जो वेस्ट है ना, वो जो निकालने का सिस्टम है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कवर हो जाता है। एक्सक्रीटरी के अंदर एक्चुअली हम लोग यूरिनरी कवर करने वाले हैं, तो हम वहां पे आप बाजू में स्लैश करके लिखो यूरिनरी। लेकिन उसको याद करने के लिए हम लोग ने ये दोनों को साथ में रखा, एटलीस्ट वो याद रह जाएगा, ये खाने का, ये निकालने का, तो याद रह जाएगा इजी। ऐसे पैर में याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा था, रेस्पिरेटरी, है ना। तो रेस्पिरेटरी का काम क्या है, तो फ्रेश ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, सिंपल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सर्कुलेटरी नहीं तो कार्डियोवास्कुलर, उसका काम क्या है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को करना और बढ़ाना।
पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाना या सर्कुलेशन को करना। मतलब वो क्या क्या सर्कुलेट करेगा, देखो सर्कुलेशन का काम है ना, तो काम की चीज लेके जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, और क्या क्या आपको याद आ रहा है जो काम का चीज है जो लेके जाने का है पूरे बॉडी में? Blood, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके फाइन, यस, सर न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गया, और क्या, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गया। वेरी गुड प्रीति जी। तो सारे हार्मोन्स हो गया, ये सब चीजों को पूरे बॉडी में लेके जाना, फिर वापस क्या क्या लेके आएगा पूरे बॉडी में घूम के? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या क्या वापस लेके आएगा? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, हम लोग ने सेल को जो भी काम का दिया तो सेल ने उसमें से कुछ ना कुछ यूटिलाइज किया, आपने जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाया वो सबको तो किस ना किसको तो उसको वापस लेके आना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। ब्लड इज अ कैरियर मीडियम, ब्लड इज अ कैरियर मीडियम, थ्रू ब्लड दिस इज ऑल हैपनिंग, है ना। देखो सारे आंसर हमारे अंदर होते हैं, किसी को थोड़ा सा उसको बाहर निकालने का टाइम रहेगा। मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आप लोग को सारा चीज पता है, आपको ऐसे मन में याद तो आ रहा है, हाँ इसका काम ये है। सो बेसिक मुझे लगता है आप लोग को, सब लोग को बहुत अच्छे से एनाटॉमी का एक कनेक्शन है, तो इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू टीच यू। चलिए, तो हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम है कि सारे बॉडी में से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, है ना, पूरे बॉडी में से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन का जो आउटपुट रहता है वो आउटपुट देता है। समझो कि मेरे को इंफॉर्मेशन तो मिल गया कि क्या मस्त गुलाब का फूल है ना। अब मैंने आंखों ने देख लिया, मेरे ब्रेन ने बोला मस्त गुलाब का फूल है और आज गुरु पूर्णिमा है और मेरे को ये दीपक सर को देना है, तो मेरा हाथ क्या करेगा, सीधा जाएगा और उसको प्लक करेगा, है ना। तो मेरे ब्रेन ने बॉडी को मैसेज दिया, जब मैंने आंखों से देखा तो मेरे बॉडी ने मेरे ब्रेन को मैसेज दिया, फिर मेरे ब्रेन ने बोला उठा लो, तो मेरे हाथ ने उठाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इंफॉर्मेशन लेना, उसको प्रोसेस करना, उसका आउटपुट देना, ये सब मेरा ब्रेन करता है। बाद में मेरा ब्रेन याद दिलाता है, लेकिन ये तो दीपक सर का ही घर है ना, उनका ही तुम फूल उसको उनको नहीं दे सकते हो, राइट। तो ये मेरा मेमोरी आ गया। तो मेमोरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। मेमोरी को रिट्राइव करना, मेमोरी को नया बनाना, ये भी सब नर्वस सिस्टम का ही काम है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन का काम क्या रहता है, वो भी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हम क्या खाते हैं, हमारा डाइजेशन कैसा हो रहा है, हमारा सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, हमारा यूरिन कितना निकलने वाला है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन रहेगा, हमारा इमोशन कैसा रहेगा, सारा हार्मोन के ऊपर आएगा। तो हार्मोन का इफेक्ट खाली सिस्टम के ऊपर नहीं है, पूरे बॉडी के ऊपर है, करेक्ट। तो जैसे नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी के सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे और एक उसका एक जोड़ीदार है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों मिलकर के पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ओके, योगा का सबसे बड़ा इफेक्ट ये दोनों सिस्टम के ऊपर होता है, नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, रिप्रोडक्शन के सेल्स को बनाना और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हेल्प करना, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसको भी हेल्प करना, उसको भी ग्रोथ के लिए एस्टैब्लिश जो भी सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ेगा वो पूरा सपोर्ट सिस्टम भी बिल्डअप करना, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? फाइन। एनी अदर? 5 सेंस ऑर्गन का हमें पता ही है ना। लिम्फेटिक सिस्टम का ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया था।
फाइन। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मेरा जो आज का मुझे सर ने टॉपिक दिया उससे स्टार्ट करता हूं मैं, ह्यूमन सेल, राइट। आई होप यू ऑल कैन सी द सिस्टम, राइट। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अभी सेल का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? तो देखो, सेल का काम है न्यूट्रिएंट जो भी रहता है ना उसको इकट्ठा करके उसको इनटेक करना, उसको प्रोसेस करने का, उसमें से कुछ ना कुछ नया बनाने का, है ना, कुछ ना कुछ वो नया बनाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और जब भी जरूरत पड़ेगा तभी सेल को वो रिप्लिकेट कर देता है। एक में से 2 सेल बन जाते हैं, 2 में से 4 सेल बन जाते हैं, ऐसे तो रिप्लिकेट कर देता है ना। ये सारा फंक्शन है सेल का। बाहर से